तो यहाँ हमारे पास भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिन्हें हम एक कार्बन श्रृंखला में जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह के साथ साथ एक एमीन क्रियात्मक समूह भी है, और यहाँ तक कि नाइट्रो, साइनो और एल्डिहाइड जैसे समूह भी हैं। एक और कीटो समूह भी है। अब मैंने इन सभी क्रियात्मक समूहों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, +R और -R। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि +R और -R से मेरा क्या मतलब है। और इस वीडियो के अंत तक आप बस इसे देख कर यह बता सकेंगे कि कोई दिया गया क्रियात्मक समूह +R है या फिर -R। अगर आप वास्तव में इसे समझते हैं कि क्या हो रहा है, तो आपको इन सभी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। आइए इनमें से किसी एक क्रियात्मक समूह को यहां पे लगाते हैं। तो इसे हटा देते हैं। चलिए एक अल्कोहलिक समूह यहां लगाते हैं। तो यहां मैं एक OH लगाता हूं। आइए देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यह एकाकी युग्म है जो एक द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मित है ना। तो हम यहाँ एक अनुनाद देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह एकाकी युग्म यहाँ आ सकता है, जबकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पे जा सकते हैं, है ना। तो इससे एक नई अनुनादी संरचना बनेगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का यह एकाकी युग्म यहाँ आकर एक पाई बॉन्ड बनाता है, और इससे इस ऑक्सीजन परमाणु पर +1 फॉर्मल चार्ज आता है, जबकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पर जाते हैं, जिससे इस कार्बन परमाणु पर -1 फॉर्मल चार्ज आता है। अब आइए थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं कि यहाँ वास्तव में हो क्या रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन परमाणु है, और इस ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म p ऑर्बिटल में है, यानी कि p कक्षक में है। तो मैं इसे फिर से बनाता हूँ। इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म इस ऑक्सीजन परमाणु के p कक्षक में है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और मैं दूसरा एकाकी युग्म और हाइड्रोजन बना लेता हूँ। अब अगर आप इस कार्बन कार्बन आबंध पर आते हैं, तो हमारे पास इन दोनों कार्बन परमाणुओं के p कक्षकों के बीच एक पाई आबंध भी है ना। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इन दोनों कक्षकों के बीच साझा किए जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, ये गतिशील है ना। ये हर जगह घूम रहे हैं, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस कार्बन परमाणु पर चले जाएं, अगर ऐसा होता है तो यह पाई बंध टूट जाएगा। तो ये पाई आबंध टूट जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, और इससे इस कार्बन परमाणु पर एक रिक्त कक्षक बनेगा। तो इससे यह कार्बन धनावेशित हो जाएगा, जबकि इस वाले कार्बन पर -1 फॉर्मल आवेश आ जाएगा। अब यह एक रिक्त कक्षक है, और इस कार्बन का अष्टक अधूरा है, तो इसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और यह फिर से इन इलेक्ट्रॉनों को इस कक्षक से ले सकता है। ये फिर से ओवरलैप कर सकते हैं और संयुक्त होकर एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यह इन इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन परमाणु से भी ले सकता है ना। तो इस ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, और यही वह चीज है जो अनुनाद के दौरान हो रही है। तो अगर हम वापस जाकर अपने मूल चित्र को देखें, तो इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पर विस्थापित हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, और यहाँ एक रिक्त कक्षक बनेगा, और फिर ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी युग्म इस रिक्त कक्षक के साथ ओवरलैप कर सकता है, और इससे यहाँ एक पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो जब हम तीर बना रहे होते हैं तो हमारा मतलब इसी से होता है। अब वापस आते हैं। यह एकाकी युग्म फिर से एक अन्य डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मित है, और फिर से ये इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। तो ये इस कक्षक पर जा सकते हैं, और इससे यहाँ एक रिक्त कक्षक बनेगा, और ये दोनों कक्षक फिर से ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बन सकता है, जबकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं। तो इससे हमारी नई अनुनादी संरचना बनेगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम एक OH समूह को एक डबल बॉन्डेड सिस्टम से जोड़ते हैं, तो इस ऑक्सीजन का एकाकी युग्म इस डबल बॉन्डेड सिस्टम में धकेल दिया जाता है, जिससे सिस्टम का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, और इन कार्बन परमाणुओं पर ये ऋणात्मक आवेश आते हैं। तो अगर आप हमारे वास्तविक अणु को देखें, अगर आप हमारे अनुनाद संकर को देखें, यानी कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड को देखें, तो वास्तविक अणु इन सभी का एक संकर है, हाइब्रिड है। इन अनुनादी संरचनाओं में से आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम पर ये ऋणावेश विकसित होते हैं। इसलिए यहाँ OH समूह की उपस्थिति, यानी कि मेरे द्विआबंधित सिस्टम डबल बॉन्डेड सिस्टम में एक OH समूह की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों को सिस्टम में धकेलती है,
अनुनाद के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को सिस्टम में धकेलती है और इससे सिस्टम का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब हम ऐसे समूहों को क्या कहते हैं जो अनुनाद के माध्यम से सिस्टम का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं? हम इन्हें प्लस आर समूह कहते हैं। तो अब जब आप जानते हैं कि प्लस आर का अर्थ क्या है, तो आपके विचार में किसी समूह के प्लस आर होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है, यानी कि प्लस आर समूह होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? मुझे यकीन है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा। एक प्लस आर समूह के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए जिसे वह अनुनाद के माध्यम से सिस्टम में धकेल सके। यदि आप इन सभी समूहों को इनको देखें तो आप देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक, यहां तक कि यह एमाइड समूह और यह एस्टर समूह भी, सभी के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसे डबल बॉन्डेड सिस्टम में धकेला जा सकता है। इसलिए ये सभी समूह प्लस आर समूह के रूप में कार्य करते हैं। अब हम माइनस आर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे यकीन है कि आपने अब यह समझ लिया होगा कि माइनस आर का क्या अर्थ है। माइनस आर समूह वे समूह हैं जो डबल बॉन्डेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, जिससे सिस्टम का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? आइए इनमें से किसी एक समूह को डबल बॉन्डेड सिस्टम में जोड़कर देखते हैं। मैं इस विशेष समूह BF2 समूह से शुरुआत करता हूं क्योंकि यह समझाने में आसान है। आइए देखते हैं कि मेरे डबल बॉन्डेड सिस्टम पर क्या होता है यदि मैं BF2 को जोड़ता हूं। आइए देखते हैं। जब भी हमारे पास एक बोरान परमाणु होता है जिससे 3 आबंध जुड़े होते हैं, तो यह sp2 संकरित होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यदि आपको संकरण याद है तो आप समझेंगे कि यह sp2 संकरित होगा और इसके पास डिफॉल्ट रूप से एक रिक्त p कक्षक होगा। अब यह रिक्त कक्षक एक पाई बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए यहां फिर से पाई इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन परमाणुओं के p कक्षकों के बीच साझा होते हैं। और फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, ये गतिशील हैं और चारों ओर घूमते रहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस विशेष कक्षक पर आ जाएं। तो यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं तो यह पाई बॉन्ड टूट जाएगा और यहां एक रिक्त कक्षक बन जाएगा। इसलिए यहां +1 फॉर्मल आवेश आएगा जबकि यह -1 हो जाएगा। अब जैसे ही यह होता है, हमारे पास यहाँ एक रिक्त कक्षक है और यहाँ एक पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, इसलिए ये दोनों भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास एक रिक्त कक्षक है तो पाई इलेक्ट्रॉन मेरे डबल बॉन्डेड सिस्टम से वापस खींचे जा सकते हैं और इससे एक नई अनुनादी संरचना बनेगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर से हमारे पास यहाँ एक रिक्त कक्षक है जो इस पाई बंध से जुड़ा है, इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आ सकते हैं, इसे रिक्त कर सकते हैं और फिर ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और इससे एक नई अनुनादी संरचना बनेगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हो क्या रहा है, यह BF2 अणु, या हम कह सकते हैं कि इस रिक्त कक्षक की उपस्थिति वास्तव में इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को वापस खींच रही है और इन कार्बन परमाणुओं पर धनात्मक आवेश विकसित कर रही है ना? इसलिए यदि आप इस विशेष अणु के अनुनादी संकर को देखें तो आप देख सकते हैं कि मेरे डबल बॉन्डेड सिस्टम पर ये धनात्मक आवेश विकसित होते हैं, है ना? तो ऐसे समूह जो अनुनाद के माध्यम से डबल बॉन्डेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को वापस खींच सकते हैं और इस तरह सिस्टम के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर सकते हैं, तो ऐसे समूहों को -R समूह कहा जाता है। तो एक बार फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी समूह के -R होने के लिए क्या शर्त है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो एक -R समूह होने के लिए उसके पास एक रिक्त कक्षक होना चाहिए। यह रिक्त कक्षक आसन्न पाई आबंध से इलेक्ट्रॉनों को वापस खींच सकता है, जिससे यह -R बन जाता है। तो वापस आते हुए आप देख सकते हैं कि इन सभी +R समूहों के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसे वे दान कर सकते हैं, जबकि -R समूहों के पास एक रिक्त कक्षक है और हमने देखा है कि BF2 वास्तव में एक रिक्त कक्षक रखता है। हालांकि यदि आप इन अन्य समूहों को देखें जैसे कि NO2, SO3 आदि, तो वास्तव में इनके पास कोई रिक्त कक्षक नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि हम कार्बन श्रृंखला में NO2 जोड़ते हैं और यदि आप हाइब्रिडाइजेशन और अन्य सभी चीजें सही तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि NO2 में कोई शुद्ध रिक्त कक्षक नहीं होता, बल्कि इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच एक पाई बॉन्ड होता है। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच घूमते रहते हैं।
तो यह समूह -R समूह के रूप में कैसे कार्य कर सकता है? तो इसे -R दिखाने के लिए हमें इस नाइट्रोजन परमाणु पर एक रिक्त कक्षक की आवश्यकता होती है ताकि यह इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच सके। इसलिए यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं तो यह खाली हो जाना चाहिए ताकि ये दोनों ओवरलैप कर सकें। अब NO2 में यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएं जिससे यह खाली हो जाए, और उस समय यदि इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहां आ जाएं तो ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं और नाइट्रोजन, या हम कह सकते हैं कि NO2 समूह इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है जिससे यह -R समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को ले जा सकते हैं? बहरहाल जवाब है हाँ, लेकिन हमें विद्युत ऋणात्मकता की जांच करनी होगी। यदि हमारे पास C+C जैसा कुछ है जहां दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताएं बिल्कुल समान है, तो हम इन पाई इलेक्ट्रॉनों को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। यहां पर ले जा सकते हैं या फिर यहां पर ले जा सकते हैं। इसलिए ये दोनों ही वैलिड हैं। जबकि यदि हमारे पास NO2 जैसा कुछ है तो आइए केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन आबंध पर विचार करें। यदि यहां एक पाई बॉन्ड है तो क्योंकि यह ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए यदि आपको कभी इन इलेक्ट्रॉनों को एक कक्षक में शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो आप इसे केवल अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर ही शिफ्ट कर सकते हैं, जो इस मामले में ऑक्सीजन परमाणु है। तो आप यह कर सकते हैं, लेकिन आप इसके विपरीत नहीं कर सकते। आप पाई इलेक्ट्रॉनों को कम विद्युत ऋणात्मक नाइट्रोजन परमाणु की ओर शिफ्ट नहीं कर सकते, यह वैध नहीं होगा। इसलिए यदि हमारे पास X डबल बॉन्ड Y है तो हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को दोनों दिशाओं में ले जा सकते हैं। यदि दोनों परमाणु समान हैं और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से एक की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, यदि Y की विद्युत ऋणात्मकता X से अधिक है, तो हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को केवल अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर ही ले जा सकते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को अधिक पसंद करता है। यहाँ पे EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। तो यह एक सही परिवर्तन होगा, सही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों को कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर कभी नहीं ले जा सकते। इसलिए यदि आप इन सभी समूहों को देखें, तो उदाहरण के लिए NO2 को ले लें, तो NO2 में नाइट्रोजन एक अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा है। इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ले जा सकते हैं, जिससे यहाँ एक रिक्त कक्षक बन जाता है और यह डबल बॉन्डेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। इसलिए यह -R समूह के रूप में कार्य कर सकता है। और यदि आप अन्य क्रियात्मक समूहों को देखें, जैसे CN यानी कि साइनाइड समूह को देखें, साइनाइड समूह, तो नाइट्रोजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसलिए हम इस पाई बॉन्ड को यहां ले जा सकते हैं। इससे कार्बन परमाणु पर एक रिक्त कक्षक बन जाएगा और यह डबल बॉन्डेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। इसलिए यह -R समूह के रूप में कार्य कर सकता है। इसी तरह यदि आप एल्डिहाइड या कीटोन समूह को देखें, तो दोनों में C डबल बॉन्ड O होता है और ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन परमाणु की ओर धकेल सकते हैं, जिससे इस कार्बन पर एक रिक्त कक्षक बन जाएगा, जो फिर डबल बॉन्डेड सिस्टम से अधिक इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। यहां तक कि यदि किसी में स्पष्ट रूप से कोई रिक्त कक्षक नहीं है, लेकिन यदि यह X डबल बॉन्ड Y के रूप में है, जहां Y की विद्युत ऋणात्मकता X से अधिक है, तो भी यह -R समूह के रूप में कार्य कर सकता है।